हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 को रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोग सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का डिटेल डिस्कशन करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे इस कोड को। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर चैप्टर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सेक्शन 3 है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट। इस सेक्शन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किस इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करना है और इस्टेब्लिशमेंट क्लोज होने के बाद क्या होगा, या फिर डिटेल कुछ अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो क्लॉज 1 है हमारा हु मस्ट रजिस्टर, किसे रजिस्टर अनिवार्य रूप से करना है। तो सभी एम्प्लॉयर को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट कोड 2020 के बाद स्टार्ट होता है तो आपको रजिस्टर अनिवार्य करना है। यानी कि अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर दिस कोड तो ये कोड आप पे अप्लाई होगा, OSHWC कोड आप पे अप्लाई होगा। आसान भाषा में अगर बोले तो अगर आपका कोई फैक्ट्री, माइन, कंपनी, कंस्ट्रक्शन साइट अगर स्टार्ट होता है OSHWC कोड 2020 के बाद तो ये कोड अप्लीकेबल हो जाता है, आप पे ये रूल अप्लाई होगा। दूसरा है द कोड अप्लाइज टू डैट इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो भी इस कोड में कवर्ड होंगे, यानी कि एक तरह से मैं बोलूं कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट OSHWC कोड के दायरे में आएंगे उन्हें ही सिर्फ रजिस्टर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कोल माइन, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कंपनी जो भी है वो OSHWC कोड के दायरे में आती है और इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। टाइम लिमिट की बात करें तो जो भी एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉयर मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था, तो जो भी एम्प्लॉयर होंगे कंपनी के उन्हें रजिस्ट्रेशन 60 दिन के भीतर कर लेना है, जब भी ये कोड आपके पे अप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन मोड। रजिस्ट्रेशन मोड मस्ट बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को। किसे? रजिस्टरिंग ऑफिसर को। और ये रजिस्टरिंग ऑफिसर होता कौन है? एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एक ऑफिसर जो कि हैंडल करता है सारे रजिस्ट्रेशन को। आगे देखते हैं व्हाट इफ एम्प्लॉयर मिसेस 60 डेज। अब क्या होगा जब एम्प्लॉयर है सो 60 दिन मिस कर जाता है, यानी कि 60 दिन के भीतर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर तब भी एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसके पास वैलिड रीज़न हो कि इन कारणों से मैंने ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर को अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं रीज़न से, देन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, बट एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा फ़ी, लेट फ़ी आपको पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। तो विद इन अगर 60 डेज़ अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो आपका नॉर्मल फ़ी लगेगा, लेकिन अगर आप 60 डेज से ज़्यादा लेते हैं तो एक्स्ट्रा लेट फ़ी अप्लाई होगा आप पे। आगे बढ़ते हैं क्लॉज 3.2, व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। क्या क्या इंक्लूड होगा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में उसे हम लोग देखेंगे। तो एप्लीकेशन आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, विथ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। और इसमें क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो नेम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आपको देना है, एम्प्लॉयर का डिटेल देना है, नेचर ऑफ वर्क देना है, वर्कर डिटेल भी आपको देना है। और अगर आपके जो भी कंपनी है या फैक्ट्री है या माइन है, अगर आप में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर भी अगर काम करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी देना है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होते हैं? वो वर्कर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्कर बिहार से काम करने के लिए आता है झारखंड, ठीक है, उसे हम लोग
माइग्रेंट इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहेंगे। क्लॉज 3.3 व्हाट हैपन्स आफ्टर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, क्या होगा जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। तो एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होता है वो एप्लीकेशन का वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद उस ये इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्टर करते हैं और देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम लोग बोलेंगे। उस इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं और जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम होगा और सब्जेक्ट टू कंडीशन सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उसे भी वो सर्टिफिकेट में इशू करेगा। आगे है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे डीम्ड रजिस्ट्रेशन। क्या होगा जब जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो डिले करता है। मान के चलिए कि एम्प्लॉयर ने सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं विद इन 60 डेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है, फिर भी अभी तक ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो हैं हमारे उनके कारण डिले किया जा रहा है, किसी कारणवश डिले हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा। देन लॉ कहता है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा कि वो रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। इसे ही हम लोग कहते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर को सफ़र नहीं करना पड़ेगा ऑफिसर के डिले का, मतलब कि अगर ऑफिसर डिले कर रहा है तो एम्प्लॉयर क्यों सफ़र करे। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जो है वो ऑटो जनरेटेड हो जाएगा, आपको ऑनलाइन वो मिल जाएगा, जहाँ भी आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट एक आपका जनरेट हो जाएगा। और जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि जो फॉल्ट है डिले का, वो ऑफिसर का होगा ना कि एम्प्लॉयर का। अगर ये केस अगर आता है कि आप एम्प्लॉयर ने सारा जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा मांगा गया था वो प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन ऑफिसर डिले कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर की होगी ना कि एम्प्लॉयर की। अगला है 3.4 व्हाट इफ डिटेल्स चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मान के चलिए कि कुछ डिटेल आपको चेंज करने हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, जैसे कि ऑनरशिप या फिर मैनेजमेंट या फिर अदर रजिस्टर्ड डिटेल आपको कुछ चेंज करना है, तो एम्प्लॉयर को अवश्य इन्फॉर्म करना होगा रजिस्टरिंग ऑफिसर को, ठीक है। वो भी कब, विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज एम्प्लॉयर को रजिस्टरिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे ये डिटेल्स चेंज करने हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्म कैसे करना है, ये भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, वो भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आपको ये इंफॉर्मेशन देना होगा रजिस्टरिंग ऑफिसर को, ठीक है। देन रजिस्टरिंग ऑफिसर अपडेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा अपडेट किया जाएगा, और इसे ही कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगला क्लॉज है 3.5 व्हाट इफ इस्टेब्लिशमेंट क्लोजेस। अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट परमानेंटली क्लोज होता है तो एम्प्लॉयर को 30 डेज के भीतर, यानी कि 30 डेज ऑफ क्लोजर के भीतर दो काम करने हैं। एक तो पहले इन्फॉर्म करना है रजिस्टरिंग ऑफिसर को कि इस्टेब्लिशमेंट परमानेंटली क्लोज हो चुका है, और दूसरा ये भी कंफर्म करना होगा कि वर्कर अपने सारे ड्यूज़, यानी कि सैलरी, वेजेस, बोनस, कंपनसेशन या फिर एनी अदर ड्यूज़ पा चुके हैं, ठीक है। ये सब दोनों चीज़ आपको प्रोवाइड करना होगा रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास। उसके बाद रजिस्टरिंग ऑफिसर रिमूव कर देगा रजिस्टर से इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, और कैंसल भी कर देगा सर्टिफिकेट को। और ये जो टाइम लिमिट होगा वो 60 डेज़ होगा। इस 60 डेज़ के भीतर ही रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो आपका सर्टिफिकेट कैंसल कर देगा और आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे भी रजिस्टर से हटा देगा। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को। डीम्ड कैंसलेशन, पीछे हम लोगों ने देखा था डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अभी हम लोग देखते हैं डीम्ड कैंसलेशन। क्या होगा जब ऑफिसर कुछ नहीं करता 60 डेज तक में। मान के चलिए कि आपने तो सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वर्कर ने सारे ड्यूज़ पा लिए हैं, आपने इन्फॉर्मेशन भी टाइम पे दे दिया है, लेकिन ऑफिसर कुछ डिले कर रहा है आपका रजिस्ट्रेशन
कैंसिल करने में, सर्टिफिकेट कैंसिल करने में, तो क्या होगा 60 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर से कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका सर्टिफिकेट भी ऑटो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉल्ट फिर से रजिस्टरिंग ऑफिसर का होगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रजिस्टरिंग ऑफिसर का होगा, ना कि एम्प्लॉयर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्लॉज है 36, व्हेन कैन रजिस्ट्रेशन बी प्रॉब्लमेटिक। कब रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? इसमें दो सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन है कि रजिस्ट्रेशन जो ऑब्टेन करेगा एम्प्लॉयर वो मिस रिप्रेजेंटेशन करके करेगा या फिर हाइडिंग फैक्ट, मतलब कि बहुत सारे फैक्ट्स को हाइड करके अगर या फिर मिस रिप्रेजेंट करके अगर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे ओनली 10 वर्कर दिखाया जाता है किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा किसी फैक्ट्री में, बट उसमें एक्चुअली वर्क कितना कर रहा है? 200 वर्कर। ठीक है, तो ये एक तरह से फॉल्स डिक्लेरेशन होगा, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी होगा और हाइडिंग फैक्ट्स भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है कि ये एक तरह से वायलेशन होगा कोड 2020 का। ठीक है, और एम्प्लॉयर प्रोसिक्यूट होगा इस केस में, वो भी अंडर सेक्शन 94 के तहत। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर एम्प्लॉयर मान के चलिए कि ऐसा कर भी लेता है, ठीक है, झूठ भी बोल के या फिर मिस रिप्रेजेंट करके या हाइड ये फैक्ट्स को हाइड भी करके, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट फिर भी चलेगा, लेकिन जो पनिशमेंट होगा एम्प्लॉयर को वो सेपरेटली होगा। ठीक है, वो सेक्शन 94 के तहत में जो पनिशमेंट उनको मिलेगी वो सेपरेटली होगा, बाकी रजिस्ट्रेशन रिमेन वैलिड और इस्टेब्लिशमेंट कैन स्टिल रन। आगे बढ़ते हैं। अगला है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन फ्रॉडेंटली एंड बिकम्स यूजलेस। मान के चलिए कि एम्प्लॉयर के द्वारा फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक ऑनरशिप या फिर आइडेंटिटी, मतलब आपका फ्रॉड तरीके से फेक प्रोड्यूस किया गया है, तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन जो है वो यूजलेस हो जाएगा। रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा इसे यूजलेस करार कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर अगर ऐसा फेक या फिर फ्रॉड करता है, तो उस केस में क्या होगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिवोक करने से पहले ऑफिसर जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर वो एम्प्लॉयर को चांस देंगे, ठीक है, कि आप एक्सप्लेन करिए कि आपने ऐसा क्यों किया। इसे ही हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रल जस्टिस। एम्प्लॉयर गेट्स चांस टू एक्सप्लेन। ठीक है, और ये रिवोकेशन का जो रजिस्टरिंग ऑफिसर हैं उनका जो रिवोक करने का जो समय है, ठीक है, वो प्रोसेस करने का समय जो है वो विदिन 60 डेज़ है। जब भी रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा फ्रॉड डिस्कवर कर लिया जाता है, यानी कि पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन फ्रॉड तरीके से लिया गया है फेक डॉक्यूमेंट जनरेट करके, तो जो रिवोकेशन का प्रोसेस है वो विदिन 60 डेज़ आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्लॉज है 37, व्हेन एम्प्लॉयर कैन नॉट एम्प्लॉय वर्कर्स। एम्प्लॉयर कब है सो काम पे वर्कर्स को नहीं लगा सकता? तो जब इस्टेब्लिशमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में एम्प्लॉई को काम पे नहीं लगा सकता। ठीक है, अगला है रजिस्ट्रेशन कैंसल या फिर रिवॉक या फिर नो वैलिड अपील। इन सब केस में भी कोई भी एम्प्लॉयर है इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी एम्प्लॉय को काम पे नहीं लगा सकता। और ये कब होता है? जब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है या रजिस्ट्रेशन रिवॉक कर लिया गया है, या फिर एम्प्लॉयर है सो अपील फाइल नहीं किया है अंडर सेक्शन 4, या फिर अपील फाइल किया है लेकिन उसे वो हार चुका है, तो उस केस में भी एम्प्लॉयर है सो एम्प्लॉय को काम पे नहीं लगा सकता। अगला क्लॉज है 38, ओल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर प्रीवियस लॉज। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है वो प्रोटेक्ट करता है रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है,
सपोज करिए कि कोई एक इस्टेब्लिशमेंट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर सेंट्रल लेबर लॉ या फिर एनी अदर लॉ नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस केस में क्या होगा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन यूजुअली ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और ये सब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डीम्ड रजिस्टर्ड हो जाते हैं अंडर OSHWC कोड 2020, यानी कि ऑटोमेटिकली आप मतलब कि OSHWC कोड 2020 में रजिस्टर्ड हो जाते हैं अगर आपने पहले प्रीवियस जो सेंट्रल लेबर लॉ था उसमें रजिस्टर किया हुआ था या फिर एनी अदर लॉ जो नोटिफाई किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको यहाँ पे OSHWC कोड 2020 के आने के बाद कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर्ड हो जाता है OSHWC कोड 2020 में। लेकिन एक कंडीशन है, एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना होगा ओल्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है, वो भी किसे, रजिस्टरिंग ऑफिसर को, विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। जो भी पिछला रजिस्ट्रेशन डिटेल था उसे एम्प्लॉयर को रजिस्टरिंग ऑफिसर को सबमिट करना होगा, प्रोवाइड करना होगा, वो भी प्रिस्क्राइब टाइम में और प्रिस्क्राइब फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन 4 है हमारा अपील, और ये सेक्शन राइट टू चैलेंज का हक देता है, वो भी सेक्शन 3 के जो भी ऑर्डर्स हैं उसको मतलब कि अगर आप डिसएग्री करते हैं, कोई भी पर्सन या फिर एम्प्लॉयर अगर सेक्शन 3 के ऑर्डर्स को डिसएग्री करते हैं तो उसे चैलेंज करने का मतलब ये हक देता है, अपील करने का हक देता है ये सेक्शन 4, ठीक है। और कौन अपील कर सकता है, कोई भी पर्सन जो अनहैप्पी होगा ये सेक्शन 3 के ऑर्डर से वो अपील कर सकता है। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयर डिसएग्री विथ, एम्प्लॉयर किसी चीज़ से डिसएग्री करता है जैसे कि रेफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है। वो भी किसे अपील करेगा, टू द अपीलेंट ऑफिसर, अपीलेंट ऑफिसर को ये अपील किया जाएगा। और अपीलेंट ऑफिसर होगा कौन, वो भी वह पर्सन जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपील को हियर करने के लिए, मतलब कि अपील को सुनने के लिए अपॉइंट किया जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे ही हम लोग अपीलेंट ऑफिसर कहेंगे। और ये जो अपील करने का जो समय है वो कब होगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑर्डर इज़ कम्युनिकेटेड, ठीक है, 30 दिन के भीतर आपको अपील कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, ठीक है। लेट अपील अलाउड, अगर अपील किसी एम्प्लॉयर के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा 30 दिन के बाद किया जाएगा तो क्या होगा, अपीलेंट ऑफिसर स्टिल एक्सेप्ट, ठीक है। अपीलेंट ऑफिसर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे वो अपील को फिर भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा मतलब समय लिया अपील करने के लिए तो भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो रीज़न होगा वो आपका वैलिड होना चाहिए और उससे जो अपीलेंट ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड हो कि आपका रीज़न अगर सही है तो ही आपका अपील को 30 दिन के बाद भी एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लॉज 4.2, क्लॉज 4.2 किस चीज़ का आंसर देता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर अपील इज़ फाइल्ड, ठीक है। अपील फाइल्ड होने के बाद क्या होता है, तो अपीलेंट ऑफिसर अपील को रिसीव करता है और अपीलेंट को चांस देता है बोलने का और केस को फेयरली वो हैंडल करता है और एट द एंड वो अपील का डिसाइड करता है। और इसका टाइम लिमिट क्या होता है, अपील शुड बी डिस्पोज्ड, ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट। जब भी अपील किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी ऑर्डर के खिलाफ अंडर सेक्शन 3, तो उस केस में जब अपील हो जाता है उसके 30 दिन के भीतर अपीलेंट ऑफिसर को ये केस डिस्पोज करना होगा, ठीक है। अगला सेक्शन है हमारा नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड सेसेशन ऑफ ऑपरेशन। ये सेक्शन हमारा स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। तो क्लॉज 5.1 हमारा क्या कहता है, विच इस्टेब्लिशमेंट मस्ट गिव नोटिस। 5.1 जो हमारा इस्टेब्लिश ये क्लॉज है वो किस चीज़ का आंसर करेगा,
कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट को अवश्य नोटिस देना होगा। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री हो गया हमारा, माइन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इस्टेब्लिशमेंट, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिशमेंट को नोटिस देना होगा। वो भी किसे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, वो भी बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस्टेब्लिशमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा। और नोटिफाई करने से पहले कोई भी एम्प्लॉयर है वो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग या ऑक्यूपेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो कोई न्यू कोल माइन है जिसमें प्रोडक्शन है सो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले, माइनिंग बिगिन करने से पहले एम्प्लॉयर को नोटिस भेजना होगा। किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा उसे नोटिफाई करना होगा। और इन्फॉर्मेशन क्या होगा? आपका जो नोटिस भेजा जाएगा वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा, प्रिस्क्राइब मैनर में होगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को जाएगा और विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में जाएगा। और जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा एग्जैक्ट फॉर्मेट को। ठीक है, आगे देखते हैं सेशन ऑफ ऑपरेशन। इसका क्लियर मीनिंग है स्टॉपिंग ऑपरेशन। ठीक है, मान के चलिए कि एक माइन है वो प्रोडक्शन है सो टेम्परली या परमानेंटली स्टॉप कर देता है किसी कारणवश, तो एम्प्लॉयर को जो अथॉरिटी है, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसे इन्फॉर्म करना होगा स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ नोटिस क्या होगा? अगला हमारा जो क्लॉज है 5(2) वो हमें बताता है मोड ऑफ नोटिस के बारे में। तो जो बोथ नोटिस है स्टार्ट का और बंद का, यानी कि कमेंसमेंट का और सेशन का, वो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। ठीक है, कोई भी तरह का मैनुअल या ऑफलाइन सबमिशन अनलेस रूल अलाउ नहीं करता तब तक नहीं भेजना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को डिटेल डिस्कशन किया। एक क्विक समरी है कि कौन सा सेक्शन क्या क्या डील करता है, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं उसमें। जैसे कि सेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन, चेंज इन डिटेल्स, क्लोजर, कैंसलेशन, फ्रॉड, ओल्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। वहीं सेक्शन 4 अपील के बारे में बताता है कि अगर आप किसी सेक्शन 3 के ऑर्डर से डिसएग्री करते हैं तो आपको राइट टू चैलेंज का एक हक मिला है जिसे आप अपील कर सकते हैं अपीलेंट ऑफिसर को। और सेक्शन 5 डील करता है नोटिस रिलेटेड टू स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस। आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज टू बी रिमेंबर। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो आपको 60 डेज़ के भीतर, मतलब कि एम्प्लॉयर को 60 डेज़ के भीतर जमा करना होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली टू दी रजिस्टरिंग ऑफिसर। अगर आपको डिटेल चेंज करना है तो वो विद इन 30 डेज़, क्लोजर इंटीमेशन देना है तो वो भी 30 डेज़, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है ऑफिसर के द्वारा तो वो भी 60 डेज़ का यहाँ पे समय दिया गया है। रिवोकेशन है अगर फ्रॉड नोटिस के बाद तो रजिस्टरिंग ऑफिसर को 60 डेज़ के भीतर उसे रिवॉक कर लेना है। अपील फाइलिंग का जो डेज़ है वो विद इन 30 डेज़, आप एम्प्लॉयर 30 डेज़ के भीतर अपील कर सकता है। अपील डिस्पोजेबल की अगर बात करें अपीलेंट ऑफिसर के द्वारा तो वो भी 30 डेज़ का समय यहाँ पे दिया जाता है। तो यही रहा वीडियो का एंड। इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।